नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। बायोलॉजी के क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, तो चलते हैं आज की क्लास पर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। मूत्र निर्माण की सही जो प्रक्रिया है उसका सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए निस्पंदन, पुनः अवशोषण, स्राव। ऑप्शन बी निस्पंदन, स्राव, पुनः अवशोषण, फिर स्राव। सी पुनः अवशोषण, निस्पंदन, स्राव, भंडारण। फिर डी है स्राव, निस्पंदन, पुनः अवशोषण। तो देखो, जब भी यूरिन बनता है या उसका जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, उसको छाना जाता है। सबसे पहले क्या, छाना जाता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। फिर क्या किया जाता है, उसका पुनः अवशोषण किया जाता है। पुनः अवशोषण किया जाता है। और ये पुनः अवशोषण क्यों क्यों किया जाता है? रक्त की मात्रा को संतुलित रखने के लिए किया जाता है। पुनः अवशोषण किस लिए? रक्त की मात्रा को संतुलित करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर उत्सर्जन होता है। फिर क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो देखो, सबसे पहले छानना, फिर पुनः अवशोषण और फिर उत्सर्जन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, निस्पंदन, यानी कि छानना, उसको निस्पंदित करना, फिर पुनः अवशोषण और फिर स्राव, यानी कि उसका उत्सर्जन करना, उसको बाहर निकालना। अब इसकी देखो प्रक्रिया कैसी होती है। जो हमारे किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। तो ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, जितने भी अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ या जैसे जो खनिज लवण है, अतिरिक्त जो पानी होता है, वो किस में मिला होता है? रक्त में मिला होता है। तो रक्त प्रवाह से उसको क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको फिल्टर करते हैं। तो ये क्या होता है, जो गुर्दे से जो फिर यूरिन निर्मित होता है, यानी कि जो यूरिन बनता है वो भंडारण के लिए कहाँ जाता है? तो मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है। कहाँ जाता है वो? मूत्राशय में जाता है। किसके द्वारा? मूत्र वाहिनी के द्वारा। यहां जाने के बाद ये क्या होता है, तो निर्जली, इसका क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। तो निर्जली मूत्र का निर्जलीकरण होगा। तो निर्जलीकरण होने पर ये क्या होता है, जो डिस्टल नलिकाएं होती है, तो डिस्टल नलिकाओं से पानी को क्या करता है, ये पुनः वापस से अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करके जो रक्त की जो मात्रा होती है उसको क्या करता है, ये संतुलित करता है। और उसके बाद ये इसको क्या करता है? उत्सर्जित कर देता है। चलो आगे, नेक्स्ट देखो। एक वयस्क मनुष्य, वयस्क मानव मूत्र में रिक्त स्थान होते हैं। ए ऑप्शन 85% जल, यूरिया और 2% क्रिएटिनिन। बी ऑप्शन 95% जल, 2% यूरिया, 2% अमोनिया। 95 जल, 2.5 यूरिया, 2.5 अन्य अपशिष्ट। 85 जल, 2.5 यूरिया और 2.5 अमोनिया। तो वयस्क मानव मूत्र जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें देखो 95% तो होता है जल, 2.5% क्या होता है? यूरिया, और 2.5% क्या होते हैं? अन्य अपशिष्ट होते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, जो पीएच होता है, मानव मूत्र का पीएच होता है वो कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है लगभग 6 के करीब। लगभग कितना होता है इसका? 6। और उत्सर्जन मैंने बताया दिया आपको पिछली क्लास में, प्रतिदिन उत्सर्जन कितना होता है? तो ये होता है 1 से 1.5
लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, श्वसनिका और मूत्राशय। तो मानव जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसका अंग कौन सा नहीं है? तो श्वसनिका। ये किसका भाग है? ये श्वसन तंत्र का भाग है, ये श्वसन तंत्र का भाग है। बाकी ये तीनों किसके भाग हैं? ये उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट, पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है? ऑप्शन देखो क्या क्या है। क्योंकि पादप अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं करते हैं, वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि पादपों में परिसंचरण तंत्र मौजूद नहीं होता है। क्योंकि पादप केवल गैसीय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जो बाहर विसर्जित किए जाते हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो मैंने बता चुका आपको पहले, वे अपने जो कायिक अंग होते हैं उनके माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कायिक अंगों के माध्यम से क्या करते हैं? जो अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। अब पौधों के कायिक अंग कौन कौन से हैं? तो लिख लो ये, पादपों के कायिक अंग कौन कौन से हो जाएंगे? जड़, तना, पत्तियां। ये क्या है? पादपों के कायिक अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन रिक्त स्थान ml मूत्र उत्पन्न करता है। ml में पूछा है, अब तो देखो कितना हो जाएगा ये? 10,000 से 20,000, 10 से 20 ml, 100 से 200 ml, 1,000 से 2,000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में 1,000 ml होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन, 1,000 से 2,000 ml, लगभग 1 लीटर से 2 लीटर मूत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। स्नायु, तंत्रिकाएं, वृक्काणु या फिर नाभिक। तो जो निस्पंदन इकाइयां होती है वृक्क में उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वृक्काणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। वृक्काणु के अलावा इनको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या लाखों में होती है। तो लगभग 1,30,000 के करीब होती है। फिर देखो ये क्या होती है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई, इसे क्या कहा जाता है? और वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाएगा? उत्सर्जन इकाई भी कहा जाएगा। कार्यात्मक इकाई और उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम रिक्त स्थान भी कहा जाता है। आंत, हृदय, गुर्दा या फिर फेफड़ा। डायलाइजर क्या काम आता है? कृत्रिम रूप से रक्त को साफ करने में काम आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। हीमोडायलिसिस, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, उत्सर्जन। तो जब भी किडनी खराब हो जाती है तो उसका इलाज करते हैं, तो समय समय पर जो किडनी मशीन होती है, मतलब जो किडनी का कार्य करती है, उस प्रक्रिया को क्या किया जाता है? मतलब उस मशीन से रक्त को साफ किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
हीमोडायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जिसे कहते हैं हम कई बार बोलते हैं साहब पानी ज्यादा भर गया, सूजन आ जाती है पैरों में, आंखों में, पेट पर, तो कहते हैं कि पानी ज्यादा भर गया शरीर में, तो उसका जो इलाज होता है तो वो क्या किया जाता है, रक्त से पानी को और अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। किसके द्वारा? हीमोडायलिसिस के द्वारा निकाला जाता है। और ये कब किया जाता है? जब एक मनुष्य की किडनी का डैमेज हो जाए या वो खराब हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? संग्रहण नलिका, केशिका गुच्छ, बोमेन कैप्सूल, श्वसनिका। तो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं होगा वापस से? श्वसनिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बाकी के तीनों उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट, मानवों में वृक्क में रिक्त स्थान द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पोषण के द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा या फिर केंद्रक के द्वारा। तो वृक्क में क्या ऐसी चीज मौजूद होती है जिसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन के द्वारा। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? गुर्दे की नस, कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, वीना कावा। तो कौन सी हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाती है वो बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे की धमनी। गुर्दे की धमनी के द्वारा ही हृदय से गुर्दे तक रक्त को पहुंचाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? गुर्दे की धमनी को रेनल धमनी भी कहा जाता है। इसे रेनल धमनी भी कहा जाता है। और जिसके द्वारा गुर्दे से वापस हृदय तक रक्त पहुंचाया जाए उसे क्या कहा जाएगा? उसे रेनल सिरा कहा जाता है। रेनल धमनी और रेनल सिरा दोनों। चलो आगे। नेक्स्ट देखो, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। लीवर, हृदय, बड़ी आंत या फिर त्वचा। तो इनके जो गुर्दे होते हैं इनके कार्य को पूरकता कौन प्रदान करता है? तो इनके कार्य को पूरकता लीवर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए, लीवर इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। अब ये कैसे करता है? तो जो लीवर होता है, लीवर में क्या होता है? ऑर्निथिन चक्र होता है। तो इसमें क्या होता है? तो इस चक्र के दौरान अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। ऑर्निथिन चक्र होता है लीवर में, इसके दौरान ऑर्निथिन चक्र के दौरान अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। आई बात समझ में? और फिर क्या होता है? ये किडनी तक पहुंचता है और वहां से उत्सर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, नेफ्रॉन संबंध है किससे है? श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र, संचारी तंत्र से या फिर उत्सर्जन तंत्र से। तो नेफ्रॉन किससे संबंध रखता है? उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अब जो नेफ्रॉन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो नेफ्रॉन मेलपी घी काय से, मेलपी घी काय से बना होता है। मेलपी घी काय से बना होता है। इसको दोबारा लिख लो। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव में अमोनिया जो क्या होता है, जहरीला होता है, को यूरिया में बदल देता है। कौन? किडनी, लीवर, अग्नाशय, बढ़िया। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? अभी बता दिया मैंने, तो लीवर बदलता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है? लीवर बदल देता है। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, गुर्दे। तो कहाँ होगा? यकृत में। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है। गर्भाशय, मूत्रवाहिनियां, गुर्दे की श्रोणी, पित्त नलिकाएं। तो कौन सी मांसल नलिकाएं हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की ओर आगे धकेलती है? तो वो क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी। मैंने बताया था गुर्दे के बाद क्या आता है। ये हमारे क्या हो गए? दो गुर्दे हो गए, इनसे दो नलिकाएं निकलती है। ये कहाँ जाती है? ये मूत्राशय में जाती है। ये तो क्या हुई हमारी किडनी। और ये जो दो नलिकाएं हैं ये क्या कहलाती है? मूत्र वाहिनी। तो किडनी से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र कहां पहुंचता है? ये मूत्राशय में। ये क्या है हमारा? मूत्राशय। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करता है? वृक्क, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत। तो जो ब्लड होता है उससे अपशिष्ट का उन्मूलन कौन करता है? तो किडनी करती है, वृक्क करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मनुष्य के गुर्दे में निस्यंदन की इकाइयों को रिक्त स्थान कहते हैं। न्यूट्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स। तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। किडनी की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन, साइटोन, कीटोन, नेफ्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है? गुर्दे, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, मूत्रमार्ग। तो जो तीनों है, गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग, ये तीनों तो किसके अंश हैं? उत्सर्जन तंत्र के। तो कौन सा नहीं है? गर्भाशय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये जनन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट चलो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट। तो गुर्दे की पथरी का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो कैल्शियम के ऑक्जेलेट होते हैं उन्हीं से ही गुर्दे की पथरी बनती है। गुर्दे की पथरी को और क्या क्या कहा जाता है? तो इसको ध्यान रखना, रीनल, लिथियसिस भी कहा जाता है और केलकुली भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, रासायनिक इसका सूत्र CaC2O4, CaC2O4। चलो आगे। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो कौन सा अंग होगा? दिल, पित्ताशय, गुर्दे या फिर प्लीहा। तो शरीर के शुद्धिकरण से कौन सा अंग संबंधित है? गुर्दा, किडनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेफ्रोलॉजी रिक्त स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, जिगर, फेफड़ा, गुर्दा, ग्रहणी। तो नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? गुर्दे के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो गुर्दे के इलाज वाला जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन कहलाता है? गुर्दे का डॉक्टर या किडनी का डॉक्टर क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, दृष्टि वैमनस्य, गुर्दे की खराबी, गठिया। तो डायलिसिस किस में किया जाता है? जब व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, वो कार्य करना बंद कर दे, तब डायलिसिस किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? जिगर, फेफड़े, पेट, गुर्दा। तो डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? गुर्दे से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को रिक्त स्थान संबंधी गंभीर समस्या होती है। ऑप्शन देखो, फेफड़े, हृदय, यकृत, गुर्दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे। जब व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं तब क्या किया जाता है? उसका डायलिसिस किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ध्यान रखना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है, किससे संबंधित है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या फिर प्रसार। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है? तो ये जो किडनी होती है, किडनी होती है, किडनी की क्या होती है? क्रिया होती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है? किडनी की क्रिया होती है। इस क्रिया में या इसके द्वारा किडनी रक्त को साफ करती है या शुद्धिकरण करती है। आई बात समझ में? अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होगा? एक किडनी की क्रिया है जिसके द्वारा किडनी रक्त को साफ करती है। तो किससे संबंधित होगा ये? उत्सर्जन तंत्र से या उत्सर्जन से। नेक्स्ट, वास डिफरेंस रिक्त स्थान से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो किसके साथ एकजुट होता है? अंडकोश, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय के साथ। तो वास डिफरेंस किसके साथ एकजुट होता है? तो मूत्राशय से आने वाली जो ट्यूब होती है उनके साथ एकजुट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन देखो क्या क्या है? मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, बी ऑप्शन स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, सी मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, डी मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर हम क्या करते हैं? मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। अभी ध्यान रखना, जो मूत्र त्याग की उत्तेजना होती है वो एक कैसी क्रिया है? मूत्र त्याग की उत्तेजना कैसी क्रिया है? ये एक अनैच्छिक क्रिया है। मूत्र त्याग की उत्तेजना अनैच्छिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस विकल्प का उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। निश्चल कणिकाएं, समीपस्थ संवलित नलिका यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, सी ऑप्शन। दूरस्थ संवलित नलिका यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और डी है बोमन कैप्सूल। तो तीनों से मतलब तीन अलग है और एक अलग है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, निश्चल कणिकाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निश्चल कणिकाएं। अब ये जो होता है ये तीन है, ये तीन तो क्या होते हैं? ये उत्सर्जन तंत्र के ही भाग हैं। जबकि जो निश्चल कणिकाएं होती है, निश्चल कणिकाएं क्या है? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। निश्चल कणिकाएं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कहां पाई जाती है? ये न्यूरॉन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा, पल्मोनरी सिरा। तो उत्सर्जन तंत्र से कौन सी संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कोरोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो कोरोनरी धमनी होती है ये O2 युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो ये क्या होती है? ये किसका भाग है? ये परिसंचरण तंत्र। किसका भाग है? ये परिसंचरण तंत्र का भाग है। नेक्स्ट, गुर्दे की रिक्त स्थान गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। ऑप्शन देखो, कोलमनर एपिथेलियम, पेरेन्काइमा, क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो गुर्दे की नलिका होती है उसकी परत में कौन सा जो ऊतक होता है वो मौजूद होता है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबोइडल एपिथेलियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन। तो जो वृक्काणु होते हैं नेफ्रॉन, उनका कार्य बताना है। नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? पोषण होता है क्या? नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन। नेफ्रॉन क्या कार्य करते हैं? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। कहाँ लेके जाती है वो? अंडकोश की थैली में, मूत्र मार्ग में, लिंग में, या फिर वृषण में। तो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। कहाँ ले जाती है ये? तो ये ले जाती है मूत्र मार्ग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो मूत्र मार्ग होता है ये देखो, आंतरिक मूत्रमार्गीय छिद्र से आंतरिक मूत्रमार्गीय छिद्र से बाह्य
मूत्र मार्गीय छिद्र तक से ली एक क्या होती है, नली होती है, जो या जिससे मूत्र बाहर निकलता है। जिससे मूत्र क्या होता है, बाहर निकलता है। अब जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर, 8 इंच, लगभग 20 सेंटीमीटर या 8 इंच होता है। और इसका क्या कार्य होता है, यह मूत्र तथा वीर्य का उभय मार्ग है। फिर जो महिलाएं होती है, पुरुषों में तो हो गया ये, महिलाओं में इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर, 1.5 इंच के लगभग होती है। इसका कार्य क्या होता है, ये केवल मूत्रीय तंत्र का कार्य करती है। आई बात समझ में? तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।